नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए देखते हैं बिना देर किए पूरा सच। तो राजनीति के पंडितों के लिए संसद का यह शीतकालीन सत्र अब तक का सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला रहा, और इसकी वजह है इंडी गठबंधन में पड़ी दरार जब संसद में भी दिखने लगी। सोचिए, शीतकालीन सत्र के पहले कहां तो राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथी दलों के बीच दोस्ती के कसीदे पड़े जा रहे थे, और आज शीतकालीन सत्र पूरा होने से पहले ही ये एकता का रेतीला किला भरभरा कर गिरता दिख रहा है। सोचिए, कहां तो शीतकालीन सत्र में इंडी गठबंधन वाले मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन अब सत्र के बीच में ही एक दूसरे को घेरने में लग गए हैं। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई नजर आ रही है। कहां तो अडानी के मुद्दे पर संसद शुरू हुई, और अब यह कहानी राज्यसभा के सभापति पर जाकर अटक गई है। पूरे विपक्ष में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। कांग्रेस जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के रिश्तों पर हाथरस का रास्ता पकड़ लिया। उन्हें भरे शीतकालीन सत्र के दौरान 4 साल पुराने एक मामले की याद आ गई। जाहिर है इसके पीछे कोई वजह होगी, जिसका पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे। उधर संसद में विपक्ष का दिशाहीन हंगामा अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां तक कि टीएमसी के सांसदों ने भी बोल दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता टीएमसी पर यह आरोप लगा रहे हैं इसी तरह के। साफ है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच इंडी की कमान संभालने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए बड़ी जंग होने वाली है। उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें मजबूरी में, ध्यान दीजिएगा, मजबूरी में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी कभी संभल तो कभी हाथरस की तरफ रुख कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे संसद में हंगामे के पीछे का वो पूरा सच, जिसने कांग्रेस को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। कहीं इंडी गठबंधन की आपसी खींचतान तो नहीं, कहीं इंडी गठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं, कभी ये जॉर्ज सोरोस के साथ गांधी परिवार के संबंधों पर जवाब देने से बचने का कोई प्रयास तो नहीं। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो इस मामले में पीछे की राजनीति और उसका पूरा सच बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने कल दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें विपक्ष ने सभापति को के खिलाफ कौन कौन से आरोप लगाए और आसन यानी चेयर के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। आप भी पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इस बड़ी मजबूरी जिसका जिक्र खड़गे कर रहे हैं उसका पूरा सच आखिर है क्या। चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। तो देखा आपने, सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष और खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किस तरह के आरोप लगाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह प्रस्ताव केवल दिखावे के लिए लाया जा रहा है या विपक्ष इसे लेकर सच में गंभीर है, क्योंकि यह प्रस्ताव ऐसे समय में लाने की कोशिश हो रही है जब इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी की दावेदारी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, अब तो इसमें एक राहुल गांधी है और अब तो इसमें एक नया नाम अखिलेश यादव का भी जुड़ गया है। हालांकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस मुहिम में टीएमसी और सपा शामिल हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों के सांसदों को अब भी इंडी गठबंधन के विरोध प्रदर्शन से इनको दूरी बनाते हुए देखा जा रहा है। और एक बात यह भी है कि विपक्ष अच्छी तरह से समझ रहा है कि नंबर का गणित सरकार के साथ है। ऐसे में अगर
प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाता है तो उसका गिरना तय है, क्योंकि विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल मौजूद ही नहीं है। नियमों के मुताबिक प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है और शीतकालीन सत्र तो 20 दिसंबर तक ही चलना है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि विपक्ष अगर इतना ही गंभीर था तो समय से यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया। और संविधान के अनुच्छेद 67B के मुताबिक उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की कुल संख्या 231 है। ऐसे में बहुमत के प्रस्ताव पारित होने के लिए 116 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इंडी गठबंधन के पास सिर्फ 85 सांसद हैं। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए के पास 113 सांसद हैं। ऐसे में यह प्रस्ताव कितना असरदार होगा यह समझा जा सकता है। फिर लोकसभा में भी यही प्रक्रिया होगी, लोकसभा की भी सहमति लेनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रस्ताव का क्या हश्र होने वाला है। और यह हश्र विपक्ष के नेता भी जानते हैं। तो फिर यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? दरअसल इसके पीछे विपक्ष के अंदर आपस में एक दूसरे के लिए पनप चुका अविश्वास है, जिसकी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने आज कहा कि विपक्ष को संसदीय परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से देश को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है। तो संसद में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जंग छेड़ रखी। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति सदन में भेदभाव करते हैं, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाते हैं। इस माहौल में कांग्रेस नेताओं को इतिहास का पूरा सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब इतिहास में इसी तरह का वाकया नेहरू जी के जमाने में हुआ था तो नेहरू जी ने क्या कहा था। यह कांग्रेसियों को पता होना चाहिए। दरअसल 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ उस समय का विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। मावलंकर पर यह आरोप था कि वो पक्षपाती हैं, सदन में विपक्षी सांसदों के अधिकारों का हनन करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। वही आरोप जो आप आज धनखड़ जी पर लगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आरोप यह था मावलंकर पर लगा कि विपक्ष के 89 स्थगन प्रस्तावों में से उस वक्त उन्होंने केवल एक को मंजूरी दी थी, जो अध्यक्षता में यानी मावलंकर जी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता था। जब इस मुद्दे पर 18 दिसंबर 1954 को चर्चा हुई तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कहा था, उसे आज कांग्रेस के लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेहरू ने बार बार स्थगन प्रस्ताव लाने का विरोध किया। नेहरू ने जो कहा वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 27 के पेज नंबर 477 पर। उस दिन नेहरू जी ने कहा था कि अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाने से सदन की गरिमा प्रभावित होती है। जब हम स्पीकर के इरादों पर सवाल उठाते हैं तो हम देशवासियों और दुनिया के सामने खुद को छोटा साबित करते हैं। नेहरू जी आगे कहते हैं, सदन स्थगन का प्रस्ताव एक मूल्यवान और कीमती अधिकार है, लेकिन हर मूल्यवान और कीमती अधिकार का इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि वो उपद्रव का कारण बन जाए। ऐसा होने पर यह अपना सारा मूल्य खो देता है। नेहरू जी आगे लिखते हैं, कहते हैं कि ब्रिटिश संसद में स्थगन प्रस्ताव का इस्तेमाल साल में 1 या 2 बार किया जाता है, लेकिन हमारे सदन में इसे दिन में 3 बार पेश किया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के अंदर, लेकिन लगता है कांग्रेस के नेता इस बात को, पंडित जी की इस बात को भूल चुके हैं।
तो दरअसल सत्र के दौरान हर दिन राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन के एक दो नहीं बल्कि कई नोटिस दिए जाते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ये बात कई बार कह चुके हैं कि नियम 267 का इस्तेमाल अपवाद स्वरूप किया जाना चाहिए और यही बात नेहरू जी ने 1954 में कही थी। वो कई बार जगदीप धनखड़ की वजहों से इस जो प्रस्ताव आते हैं स्थगन प्रस्ताव उन्हें खारिज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष सभापति पर इस तरह के आरोप लगाने से बाज नहीं आता है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी कहा कि सभापति का फैसला अंतिम और निर्विवाद होता है और इस तरह के आरोप लगाना बेहद निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने को भी सदन में बोलने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए हैं और आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने इस मामले में क्या कहा। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल। खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है, उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा नो आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का है। तो ये तो हुए आरोप प्रत्यारोप, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा आया कहां से? क्योंकि जब संसद सत्र शुरू हुआ था तो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो अडानी का था, लेकिन अडानी के मुद्दे पर बाकी विपक्षी दल ऐसी सुगबुगाहट हुई कि कांग्रेस की रातों की नींद उड़ गई और यह सुगबुगाहट थी ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का मुखिया बनाने की। और इसी के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस वर्सेस ऑल का गेम शुरू हो गया। सबसे पहले ममता बनर्जी ने इंडी का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। इसके बाद समाजवादी पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की तरफ से उनके नाम का समर्थन करने वाले बयान आए, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाला रहा लालू प्रसाद यादव का बयान। ये यादव जी का जो बयान था उसने कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ा दी। लालू जी ने साफ साफ कह दिया कि ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और जब पत्रकारों ने लालू यादव से यह कहा कि कांग्रेस ने ममता को नेतृत्व देने की मांग पर आपत्ति जताई है, तो लालू जी ने कहा कि कांग्रेस के विरोध में कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होने वाला है, ममता को नेतृत्व दिया ही जाना चाहिए। और फिर इसके बाद आया ममता बनर्जी का एक और बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताओं ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसके लिए आभारी हूं। ममता ने यह धन्यवाद किस बात पर दिया, इसे लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि उनका ये बयान उनके लिए है जिन्होंने उनके नाम का समर्थन किया है, उन्हें उन्होंने धन्यवाद दिया। यानी कुल मिलाकर इंडी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं और अब इसका असर संसद के शीतकालीन सत्र में भी साफ नजर आ रहा है। इस वक्त इंडिया अलायंस में जो भी चल रहा है वो ममता बनर्जी की इच्छा से चल रहा है। यही वजह है कि ममता की शह पर अडानी के मुद्दे को छोड़कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की गई। कांग्रेस इस घोषणा में इसलिए शामिल हुई क्योंकि वो सोनिया और जॉर्ज सोरोस के रिश्ते को लेकर पूरी तरह से घिरी हुई है। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उसे उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसे उसके वजह से अपने सोनिया पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए उसको अपने साथियों के साथ खड़ा होना पड़ा। और टीएमसी और कांग्रेस के बीच की दूरियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे पर संसद में चर्चा नहीं होने देने के आरोप मढ़ रही हैं। आप भी सुनिए टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा। ये कांग्रेस भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहता। हम लोग क्या, ममता बनर्जी हम लोगों को बता दिया हाउस चलना चाहिए। हम लोग अभी भी ये सोचता है कि मोदी का विकल्प कोई नाम आगामी दिन दूसरा में आएंगे तो हमारे ममता दीदी आएंगे। Rahul Gandhi ji, the leader of opposition, met Honorable Speaker yesterday and he told that we want the house to run. But 4 o'clock BJP members and TMC members fought with each other. They don't want the parliament to function. They don't want people's issues to be debated.
तो लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा यूपी में कांग्रेस और सपा के साथ आने की हुई थी और नतीजों के बाद भी सबसे अधिक चर्चा यूपी की हुई। जब नई संसद का गठन हुआ जून में, तो राहुल और अखिलेश की दोस्ती पर खूब चर्चा हुई। दोनों संसद में साथ साथ बैठते थे, लेकिन अब यह बात पुरानी हो चुकी है। सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं और इसकी शुरुआत शीतकालीन सत्र में शुरू हो गई थी। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को आगे बढ़ाने की जिद पकड़ ली, जबकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि अडानी का मुद्दा इतने साल से उठाया जा रहा है, लेकिन इसका कभी चुनावी फायदा नहीं हुआ। अखिलेश को कहीं ना कहीं लगता है कि अडानी के मुद्दे से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई वाले प्रोटेस्ट से सपा के सांसदों ने दूरी बनाकर रखी। अखिलेश संभल हिंसा का मुद्दा उठाना चाहते थे और सपा के सांसदों ने यही किया, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद में साथ नहीं दिया और उल्टा जमीन पर माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल जाने के लिए रास्ता पकड़ लिया। इस बात पर सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तंज भी किया था, आपको याद होगा। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व और चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए। इसी बीच शीतकालीन सत्र के दौरान ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी को त्याग दिया। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट पर भी कांग्रेस से अखिलेश नाराज हो गए। पहले लोकसभा में राहुल गांधी के बगल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अयोध्या से सांसद उनके प्रिय अवधेश प्रसाद बैठते थे, लेकिन कांग्रेस की सलाह पर जो नया सिटिंग अरेंजमेंट फाइनल हुआ, उसमें सपा सांसदों को छठे ब्लॉक में जाकर सीटें आवंटित कर दी गई। इसे लेकर भी दोनों दलों के बीच कड़बड़ाहट देखने को मिली। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इंडी गठबंधन के नेता के तौर पर ममता बनर्जी के नाम पर सहमति दे दी, लेकिन एक नए घटनाक्रम में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जाए, ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दों को प्राथमिकता से उठा सकें। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद में चर्चा नहीं होने देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो आइए सुनते हैं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले सपा सांसदों के इन बयानों को। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। इंडिया ब्लॉक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष की बात अगर कोई किया जाए, संयोजक की बात किया जाए, तो मैं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को संयोजक बनाया जाए, ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर उसे उठा सके सदन में। इन सबके बीच राहुल गांधी आज अचानक उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे और उन्होंने वहां साल 2020 में गैंगरेप के बाद जान गंवाने वाली युवती के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी की इस अचानक हुई हाथरस यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर 4 साल बाद जाकर राहुल गांधी को पीड़ित परिवार की अचानक याद कैसे आई। दरअसल इसके पीछे भी एक राजनीति है। आइए राहुल की हाथरस यात्रा का पूरा सच समझने की कोशिश करते हैं। संसद में राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को उछाला, लेकिन उन्हें बाकी विपक्ष का मजबूती से साथ नहीं मिला, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की। राहुल का यह दाव फेल हो गया। ऊपर से बीजेपी ने सोनिया गांधी और सोरोस के रिश्तों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया, इस मामले को उठा दिया। कांग्रेस अब तक इस पर ठीक से सफाई नहीं दे पाई है। तो माना जा रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने हाथरस जाने का फैसला किया, पॉलिटिकल टूरिज्म। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल को उम्मीद थी कि संसद में अडानी का मुद्दा उठाने से उसे बड़ा कवरेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बीजेपी के आरोप के मुताबिक राहुल गांधी हाथरस जाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी, तब भी उन पर यही आरोप लगे थे। राहुल की हाथरस यात्रा को यूपी की अंदरूनी राजनीति और सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो राहुल पहले संभल और अब हाथरस जाकर अखिलेश यादव को यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस यूपी में अपने दम पर भी राजनीति कर सकती है। आइए अब सुनते हैं इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कहना है। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है, जबकि आप दूसरी तरफ
कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछे कौन से 10 सवाल। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो संसद में जारी गतिरोध के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि कश्मीर को अलग देश मानने वाले संगठन के साथ राहुल गांधी के क्या संबंध है, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के क्या संबंध है, ये निशिकांत दुबे ने पूछा। उसने पूछा कि राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, सोरोस और गांधी परिवार का क्या संबंध है, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है। और निशिकांत दुबे ने यह भी पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्च किया और सोरोस फाउंडेशन ने उसमें कितना पैसा दिया। तो आइए सुनते हैं निशिकांत दुबे ने क्या कहा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।